एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 5 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। 14 से 17 सेंचुरी के बीच में अब यूरोप के कई सारे जो देश थे, यूरोपियन देश थे, अब उनमें धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी थी। अब एक नया कल्चर का डेवलप हो रहा था जो कि था अर्बन कल्चर, मतलब शहरी सभ्यता। अब टाउन के लोग अपने आप को ज़्यादा सिविलाइज्ड महसूस करने लगे थे जो गांव के लोग होते थे। मतलब अब जो लोग गांव शहर में रहा करते थे, अब उन्हें गांव के लोग गँवार लगने लगे थे और अब शहर के लोग अपने आप को सभ्य समझते थे। और आर्टिस्ट लोग थे, जो आर्टिस्ट लोग और जो राइटर लोग थे उनको सपोर्ट मिलता था अमीर वर्ग के लोगों का और जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, मतलब जो राजा लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों का। यही वो समय था जब प्रिंटिंग की सारी मटेरियल बुक्स वगैरह इजीली लोग बागों को अवेलेबल होनी स्टार्ट हो गई थी। और वहाँ के लोग, यूरोप के लोग, अब अपने आप को एक शानदार हिस्टोरियन काल में देखने लगे थे, जैसे कि ग्रीक्स में, रोमन रोमन टाइम में जो दौर था, उस दौर में अपने आप को इमेजिन करने लगे थे। अब यूरोप में लोग बाग अपने हिसाब से किसी भी रिलीजन को चुन सकते थे, और जो जो भी उन्हें रिलीजन को मतलब जिस भी रिलीजन में वे जाना चाहते हैं। अब क्या है, लोग बाग धीरे धीरे हर चीज़ समझने लगे थे। पहले क्या था, जो मिथ थी, अब वो सोलर सिस्टम को भी समझने लगे थे। उस टाइम पे जो भी बिलीफ्स हुआ करते थे कि भई ये यूरोप ऐसा है वैसा है, कि आगे पृथ्वी चपटी है, आगे जाके चले जाओगे तो खाई है, गिर जाओगे। तो इस टाइप की जो बातें थी, अब लोग बाग समझने लगे थे कि पूरा ज्योग्राफी, पूरे यूरोप कैसा है, पूरी दुनियादारी की अब समझ उन्हें धीरे धीरे होने लगी थी। यूरोप की हिस्ट्री के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, मतलब चाहे वो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, चाहे प्रिंटिंग बुक हो, पेंटिंग हो, किसी प्रकार की मूर्ति हो, कुछ टेक्सटाइल लिखा हो, मतलब यूरोप की हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अब वो अब उन्हें आज भी उन्हें संजो कर रखा गया है यूरोपियन म्यूज़ियम में और अमेरिकन म्यूज़ियम में। 19वीं सेंचुरी में एक नया वर्ड सामने आया जिसका नाम था रेनेसेंस, जिसका मतलब होता है रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म। ये बेसिकली कल्चर के बारे में बात हो रही थी। हिस्टोरियन थे, एक स्विस स्कॉलर हिस्टोरियन थे, जोकोब बुरचार्ड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड के थे। और जर्मन हिस्टोरियन थे लियोपार्ड वॉन रैंक, उनके स्टूडेंट थे। तो जर्मन हिस्टोरियन थे लियोपार्ड रैंक, वो हिस्ट्री को सिर्फ मतलब पॉलिटिक्स की नज़रों से ही देखा करते थे। अगर वो डिस्क्राइब करते थे हिस्ट्री को, तो उसमें उनका ज़्यादातर वेटेज पॉलिटिक्स का होता था। जिससे उनके स्टूडेंट थे जो जोकोब थे, वो काफ़ी डिससेटिस्फाई रहते थे। उनके जो लिमिटेड गोल थे कि भैया हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसको सिर्फ पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बांध के मत रखो। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, उसको पूरा वाइडली उसको डिस्क्राइब करो। और 1860 में इन्होंने एक बुक लिखी, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसेंस ऑफ इटली, जिसमें इन्होंने इसमें ये डिस्क्राइब करा था लिटरेचर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में स्टोरीज बताई थी। कैसे कि ह्यूमन लोगों, मतलब जो ह्यूमन लोगों का कल्चर है इटली में, किस तरीके से बढ़ा था, क्या क्या बदलाव थे, उनका कल्चर कैसा था 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी के बीच में। और इस टाइम पे लोग, मतलब अब जो लोग हैं, जो मॉडर्न मॉडर्न संस्कृति, मॉडर्न कल्चर के लोग हैं, वो इतने कैपेबल हैं अपने डिसीजन को मतलब अपना डिसीजन इंडिविजुअल लेने की में, उनकी स्किल्स काफ़ी डेवलप्ड हैं। लेकिन अगर बात की जाए मेडिवल टाइम में, जो कि पहले चर्च के द्वारा कंट्रोल किया जाता था लोग बागों को, अब वो ऐसा नहीं है, अब वो इंडिविजुअल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी, रोम एम्पायर के पतन के बाद वो जो पूरा उनका कल्चर था, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो पूरा इटली में पूरा ख़त्म हो चुका था। वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई भी मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, और पॉलिटिक्स जो है पूरी वीक पड़ चुकी थी। वहीं वेस्टर्न यूरोप रीशेप्ड हो रहा था, और ईस्टर्न यूरोप की बात करें, वहाँ पर धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा था। और इटली पूरा जो है पूरा टुकड़ों में बँट चुका था, कम मतलब इटली वीक पड़ चुका था, छोटे छोटे टुकड़ों में बँट चुका था। बट इसके बावजूद भी इसने काफ़ी है, मतलब ये जो बटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे तरीके से अपना अस्तित्व नहीं खोया। बाद में वो फिर से डेवलप्ड हुए।
अब क्या हुआ, बिजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्री के बीच में ट्रेड की शुरुआत हुई, जिससे क्या हुआ कि इटली के जो पोर्ट हैं उनको उनको काफ़ी हेल्प मिली थी। और 12th सेंचुरी में मंगोल ने वेस्टर्न कंट्री के यूरोपियन कंट्री, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें इटली ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। अब वो अपने आप को पावरफुल एम्पायर नहीं मानता था, लेकिन अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट देश मानने लगा था। जो दो दो फ्लोरेंस और वेनिस है, ये एक रिपब्लिक गणतंत्र हैं, लेकिन और कई सारे जो छोटे छोटे शहर हैं वो, लेकिन ये जो दो हैं, फ्लोरेंस एंड वेनिस, ये मतलब प्रॉपर सरकार थी, रिपब्लिक सिस्टम था, गणतंत्र था, लेकिन इसके अलावा कई सारे जो जगहें हैं जहाँ पर राजा का सिस्टम अभी अभी भी चलता था, मतलब राजा उनको कंट्रोल करके रखता था। जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट शहर थे वो वेनिस थे और जियोनिया थे। बाकी यहाँ पर ऐसा सिस्टम था, जो क्लर्जी लोग हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कम पावरफुल लोग थे। पावरफुल को लोग कौन थे, जो अमीर वर्ग के लोग हैं और जो मर्चेंट लोग हैं, बैंकर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो ज़्यादा गवर्नमेंट में इंटरफेयर करते थे। मतलब जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में वो मतलब वो बहुत कमज़ोर थे, वो वीक थे, लेकिन ये लोग जो पैसे वाले थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे। और जब यहाँ पे मिलिट्री ने शासन करा था, तब भी वहाँ के लोग अपने आप को मतलब अपने अपने सिटीजनशिप पर काफ़ी प्राइड करते थे। यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म। यूरोप में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी वो इटली में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बोलेगना। यहाँ पर लीगल स्टडी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती थी। अगर बात करें 11th सेंचुरी, यहाँ पे कॉमर्स और बिजनेस का बहुत बड़ा मार्केट था। इसीलिए मतलब जो लीगल प्रैक्टिस होती है, लीगल एग्रीमेंट वगैरह होता है, तो इसलिए वकीलों की, लॉयर की, और जो एग्रीमेंट होते हैं, एफिडेविट होते हैं, लॉयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए लीगल स्टडी वहाँ पर उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट था। लो जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था रोमन कल्चर में। अब रोमन कल्चर के कंटेक्स्ट में इसको लॉ को पढ़ाया जा रहा था। और एक व्यक्ति थे फ्रांसिस्को पेट्रिक, जो कि इस बदलाव के रिप्रेजेंटेटिव थे। पेट्रिक पेट्रिक ये जो बदलाव हो रहा था, मतलब वो इसको अच्छे से समझ रहे थे, और बाद में इन्होंने इसको अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी था, वो भी सीखना बाकी था जिसको हम खाली रिलीजियस टीचिंग में, मतलब जो धर्म की शिक्षा होती है, धर्म की बातें होती हैं, उनसे हम नहीं सीख सकते थे। हिस्टोरियन ने 19th सेंचुरी में एक नया वर्ड दिया, ह्यूमनिज्म, जिसको बेसिकली 15th सेंचुरी में ह्यूमनिस्ट में किसके लिए यूज़ किया जाता था, जो ग्रामर, पोइट्री, हिस्ट्री और फिलोसफी वगैरह पढ़ाता था। एक लैटिन वर्ड है ह्यूमैनिटीज, जो कि डेराइव्ड हुआ है, मतलब जो कि बना है ह्यूमैनिटी से। और ये जो वर्ड बना, ये कई सदियों पहले रोमन लॉयर में, और ये किसका कंटेम्प्रेरी था, जूलियस कैसर का, जिसका बेसिकली मतलब होता था कल्चर। ये जो सब्जेक्ट नहीं, ये रिलीजियस बेस्ड नहीं है, बट इनको डिबेट डिबेट वगैरह में, डिस्कस वगैरह में, जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उन सब में इनको सीख सकते थे। इस रेवोल्यूशनरी आइडिया ने कई सारी यूनिवर्सिटी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। स्पेशली जो न्यू यूनिवर्सिटी थी पैट्रिक के होम टाउन में, फ्लोरेंस में, वहाँ पर 13th सेंचुरी में बात की जाए तो मतलब इस शहर को ना ट्रेड के नाम से, ना लर्निंग के नाम से मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। लेकिन 15th सेंचुरी में बात की जाए, 15th सेंचुरी में सिचुएशन पूरी चेंज हो गई थी। कोई भी शहर होता है अपने सिटीजन्स के लिए और अपनी वेल्थ के लिए जाना जाना जाता है, कि वहाँ के वहाँ के लोग बाग कैसे हैं, कि भैया वो तो शहर बहुत बड़ा है, अमीर लोगों का शहर, इस टाइप में। फ्लोरेंस के भी साथ ऐसा ही था। वो भी दो लोगों के लिए स्पेशली काफ़ी फेमस हुए थे। एक थे डेटे एलिगिरी, जो कि एक जिन्होंने रिलीजियस के बारे में लिखा था। दूसरे थे ग्योटो, जो कि एक आर्टिस्ट थे, लाइफ लाइफ पेंटिंग किया करते थे।
धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये अब इंटेलेक्चुअल सिटी में जाना जाने लगा कि भैया वहाँ के लोग इंटेलिजेंट है, वो शहर बहुत शानदार है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हैं। इस टाइप में अब उसकी पहचान होने लगी थी। रेनेसेंस में इनका मतलब होता है कि जो व्यक्ति मतलब जो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो, मतलब जिसमें जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हों, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और मतलब एक ही व्यक्ति हो जो स्कॉलर भी हो सकता है, डिप्लोमेट भी हो सकता है, किसी प्रकार का आर्टिस्ट भी हो सकता है। जो मतलब एक व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं जिसके पास। द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, जो ह्यूमनिस्ट लोग हैं, जो मानववादी लोग हैं, उनका ऐसा मानना था कि भई हम कई सदियों तक अब डार्कनेस में रहे, अब जाके ट्रू सिविलाइजेशन मतलब सही सभ्यता स्थापित हुई है। डार्क एज का मतलब होता है जब रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था, जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था, तो उसके बाद का जो दौर है उसको इन्होंने डार्क एज के नाम से संबोधित किया है। और बाकी के जो स्कॉलर थे इनके बाद थे, उन्होंने उन्होंने भी इस बात को मान लिया था कि 14th सेंचुरी के बाद जो हमारी न्यू एज आई है वो हमारी मॉडर्न एज है। और मेडिवल पीरियड के टर्म पर जब रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने इसे मिलेनियम यूज़ किया था। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, और डिकेड का मतलब होता है 10 साल। इनका ऐसा मानना था कि मिडिल एज में जो चर्च ने लोगों के दिमाग को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। मतलब जो भी पुरानी रूढ़िवादी सोच है उसको, मतलब चर्च ने लोगों के दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल में करके रखा हुआ है। और अब जाके हम लोग बागों ने सोचा कि अब जाके हम 15th सेंचुरी से मॉडर्न दौर में आए हैं। 5th से 9th सेंचुरी तक डार्क एज था। 9 से 11 अर्ली मिडिल एज। 11 से 14th सेंचुरी तक लेट मिड, और 15th सेंचुरी से इनकी मॉडर्न एज स्टार्ट हुई थी। अ, अ, अभी के अभी के हाल ही के कई सारे हिस्टोरियन ने उन्होंने उस दौर पर रिसर्च की, यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन सिस्टम में जो भी है, उन वहाँ के जो स्कॉलर हैं, पीरियड है, उन सब पर रिसर्च करी, और उनका ऐसा मानना है कि भैया उस दौर को डार्क एज कहना, मतलब डार्क एज बोलना पूरी तरीके से गलत है, मतलब ये अनफेयर है।